हेलो, मैं हूं अव्वल। हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 100% अटेंडेंस होती है। वो कोई भी क्लास मिस नहीं करते, चाहे सगे भाई की शादी हो, बारिश हो, तूफान आ जाए, वो हमेशा क्लास में ही दिखेंगे। टीचर के मुंह से कोई वर्ड निकले सही, फटाफट से वो हर बात के नोट्स बना लेते हैं। उनका चश्मा हर सेमेस्टर के बाद मोटा होता जाता है और टीचर्स भी सिर्फ उनकी तरफ देखकर ही पढ़ाते हैं, बाकियों से तो कोई उम्मीद ही नहीं होती। ऐसे स्टूडेंट्स पास होने के लिए नहीं, टॉप करने के लिए पढ़ते हैं। पर मैं ऐसा नहीं था। मैं पूरे साल बहुत कम क्लासेस अटेंड करता था और अगर कभी क्लास में पहुंच जाऊं तो साथ वाले को पूछना पड़ता था कि आजकल कौन सा चैप्टर चल रहा है। पर इस सब के बावजूद मैं इतने अच्छे मार्क्स ले आता था कि मैं रिजल्ट के मामले में क्लास के टॉप 4-5 स्टूडेंट्स में था। अपना यही फॉर्मूला आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो शायद उन लोगों के लिए ना हो जो टॉप करने के लिए पढ़ रहे हैं 99% स्कोर के लिए, पर ये उनके लिए है जो 60, 70, 80% के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और अभी वो इतना भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके सामने जीता जागता प्रूफ हूं कि पूरे साल पढ़े बिना भी मैं यही परसेंटेज हासिल कर लेता था। अब मेरा फॉर्मूला देखने से पहले हो सकता है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मैं पूरे साल रहता कहां था, क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करता था। एक्चुअली मेरा पढ़ाई से ज्यादा किसी और चीज में मन लगता था। नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हो। हमारी सोसाइटी में क्लासेस मिस करने वाले को गुनहगार की नजर से देखा जाता है, पर दुनिया में सब तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको क्लासेस मिस करके घूमना फिरना पसंद है और कुछ ऐसे भी हैं जिनको अपने फादर की हेल्प कराने के लिए दुकान पर ड्यूटी देनी पड़ती है। खैर, मेरा केस अलग था। मैं ड्राइंग पेंटिंग में अपने कॉलेज को जोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता था। कई महीने तैयारी में निकल जाते थे, प्रैक्टिस करते हुए निकल जाते थे और इसी तरह से मैं कॉलेज में तो होता था पर क्लास में नहीं। मेरी अटेंडेंस शॉर्ट होने पे कॉलेज वाले ही पूरी कर देते थे, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग भी तो उन्हीं के लिए करता था। अगर मेरी ये सब बातें सुन के आपके मन में आ रहा है इसीलिए नंबर भी ऐसे ही मिल जाते होंगे, तो ऐसा नहीं था। एक बार मैं क्लास में गया और उस दिन टेस्ट था। टेस्ट के बीच में मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि ये क्वेश्चन सिलेबस में है, तो उन्होंने मुझे टॉन्ट करते हुए कहा कि ये उस दिन पढ़ाया गया था जिस दिन तुम ड्राइंग पेंटिंग के लिए गायब थे। तब मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी हॉबी भी चलती रहे और मार्क्स भी आ जाएं। तब ये फॉर्मूला बना जो मैं आपको बताने लगा हूं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम वाले दिन मैं क्या रूटीन फॉलो करता था, एग्जाम के लिए जाने से पहले और एग्जाम से वापस आने के बाद, दोनों चीजें। एग्जाम में आंसर करते हुए भी कुछ टिप्स और टेक्निक्स मैं फॉलो करता था जिन्हें मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला स्टेप देखते हैं। मैं अपने पहले एग्जाम की डेट से 30 दिन पहले मिशन पढ़ाई पे लग जाता था। मान लो कि मेरा एग्जाम 31 मार्च को है, तो मैं 1 मार्च से पढ़ाई शुरू कर देता था। सबसे पहले मैं अपने सामने डेट शीट रखता था। उसके मुताबिक सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स एक जगह इकट्ठी कर लेता था। जब मैं ऐसा नहीं करता था तो मुझे एग्जाम्स के दिनों में पता चलता था कि ये बुक तो मेरी गुम हो गई, वो बुक मैंने दोस्त को दी थी, ये मेरी कॉलेज में रह गई। नो सरप्राइजेस, सारी बुक्स एक जगह इकट्ठी कर लो, तब टाइम वेस्ट नहीं करना है। उन सब बुक्स को अपने रूम के एक कोने में रख देता था और घर वालों को बोलता था कि मेरे एग्जाम्स खत्म होने तक कोई इन बुक्स को ना छेड़े। अब दूसरे स्टेप में मैं प्लान करता था कि हर सब्जेक्ट को 5 दिन पढ़ना है और उन 5 दिनों को भी डिवाइड कर लेता था कि 3 दिन उस सब्जेक्ट के एग्जाम से बिल्कुल पहले यानी एग्जाम्स के दौरान, और बाकी 2 दिन एग्जाम्स शुरू होने से पहले जो मैंने 30 दिन रिजर्व किए हैं उस दौरान। एग्जाम से पहले वाले 3 दिनों को मैं कहता था मेन तैयारी और उससे पहले वाले 2 दिनों को मैं कहता था मिनी तैयारी। मिनी मतलब छोटी, जैसे मिनी स्कर्ट होती है। इस हिसाब से अगर मेरा पहला एग्जाम 31 मार्च को है तो मैं 28, 29 और 30 को पहले एग्जाम की मेन तैयारी करूंगा, क्योंकि ये उस एग्जाम से बिल्कुल पहले के 3 दिन हैं। मेन तैयारी तो हर एग्जाम के साथ साथ होती जाएगी, पर उससे पहले होगी मिनी तैयारी। मान लो कि मेरे 7 सब्जेक्ट्स हैं। अगर हर सब्जेक्ट को 2 दिन दूं तो मुझे चाहिए 14 डेज। अब 28 से तो मैं बुक्ड हूं पहले एग्जाम की मेन तैयारी के लिए,
सो उससे पहले के 14 डेज होंगे सारे सब्जेक्ट्स की मिनी तैयारी के दिन। अब पहले एग्जाम की डेट से पहले के 3 डेज प्लस 14 डेज यानी 17 डेज बुक हो गए। अब बाकी 13 डेज क्या करना है, यानी 1 मार्च से 13 मार्च तक मैं क्या करूंगा। अब मैं अपने टफ और इजी सब्जेक्ट्स को मार्क कर लेता था। हर किसी के इजी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स अलग हो सकते हैं। मुझे इंग्लिश इजी लगता था, मेरे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स थे जिसमें मुझे इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट इजी लगते थे। इजी इसीलिए क्योंकि इनमें मेरा इंटरेस्ट था, या फिर जब भी मैं क्लास अटेंड करता था तो समझने में मुश्किल नहीं होती थी। इसी तरह से मुझे अकाउंटेंसी या मैथ्स मुश्किल लगते थे। सो पहले 13 डेज मैं टफ सब्जेक्ट्स की एक्स्ट्रा तैयारी के लिए रिजर्व कर लेता था। अब मेरा प्लान तैयार है, सब डेज रिजर्व हो गए। अब बारी आती है कि ये एक्स्ट्रा मिनी और मेन तैयारी करनी कैसे है, एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे है। ये है मेरा चौथा स्टेप। मार्केट में सैंपल पेपर्स मिलते हैं जिनसे आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मार्केट में गाइड्स भी मिलती हैं जिनमें फिंगर वाला मार्क बना होता है, जिसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इन सैंपल पेपर्स का फॉर्मेट समझने की कोशिश करता था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। 5th स्टेप में पढ़ाई शुरू। सबसे पहले थ्योरी। एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और वो डेफिनेशन किसकी है इसे लिखने के भी। सो मैं इन एक्स्ट्रा तैयारी के दिनों में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की 2 डेफिनेशंस याद करता था। ऐसी तैयारी करता था कि किसी भी डेफिनेशन को पढ़ के ये बता सकूं कि उसे किसने लिखा है, और किसी का भी नाम पढ़ के ये बता सकूं कि इसने कौन सी डेफिनेशन लिखी है। फिर न्यूमेरिकल्स। क्योंकि मैं क्लासेस में ज्यादा जाता नहीं था, इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स में हमेशा वीक रहा। अब या तो बैठकर मैं किस्मत को रोऊं, या मैं सैंपल पेपर के पैटर्न के मुताबिक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करूं। तो यही करता था मैं एक्स्ट्रा तैयारी के दिनों में। कुछ बुक्स बहुत मोटी होती हैं, उनमें बहुत सारा मटेरियल होता है, चाहे वो सब्जेक्ट इजी ही क्यों ना हो। ऐसे सब्जेक्ट्स के लेंथी वाले टॉपिक्स को भी मैं इन 13 दिनों में पढ़ लिया करता था। अब स्टेप नंबर 6, मिनी तैयारी शुरू। इसमें हर सब्जेक्ट के 2 दिन हैं। मैं सबसे पहले सबसे मुश्किल या बोरिंग या लेंथी सब्जेक्ट्स पकड़ता था और करते करते इजी सब्जेक्ट्स पर आ जाता था, ताकि एग्जाम्स के पास पहुंचने तक मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका हो कि कुछ तो तैयारी हुई है। मिनी तैयारी करते हुए मेरे पढ़ने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट था, और शायद यही मेरा सबसे बड़ा हथियार था। एक हाथ में बुक होती थी और दूसरे हाथ में पेंसिल। मैं पूरी बुक को 2 दिनों में पढ़ता था, और साथ साथ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हेडिंग्स, नेम्स, सेंटेंसेस को अंडरलाइन करता जाता था। अब आप सोचोगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कैसे डिसाइड करता था। मेरी सैंपल पेपर की रिसर्च के मुताबिक मैं जब भी कुछ अंडरलाइन करता था तो अंडरलाइन करते हुए उस वर्ड या सेंटेंस को मुंह से भी बोलता जाता था। अब बात करते हैं पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स की। मैं कभी भी टाइम के हिसाब से ब्रेक नहीं लेता था कि भाई 3 घंटे हो गए, अब ब्रेक की बारी। मैं हमेशा चैप्टर्स के हिसाब से ब्रेक लेता था कि इन 3 चैप्टर्स के बाद मैं ब्रेक लूंगा, इन 2 चैप्टर्स के बाद मैं ब्रेक लूंगा। इससे पढ़ाई का फ्लो नहीं टूटता। लंच से पहले पहले जितना ज्यादा हो सके पढ़ लेता था। फिर लंच के बाद 1-2 घंटे की नींद, क्योंकि ब्रेन के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। उसके बाद शाम को उठकर फिर पढ़ लिया, फिर डिनर के बाद 11 बजे तक और पढ़ लिया। इस मिनी तैयारी में मैं न्यूमेरिकल्स में ज्यादा टाइम नहीं लगाता था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाली चीज नहीं है, वो सॉल्व करने वाली चीज है, और मेरे केस में वो पॉसिबल नहीं था। सो न्यूमेरिकल्स चाहे स्किप करने पड़े, पर हर हाल में मैं 2 दिन में अपनी पूरी स्पीड के साथ पूरी बुक पढ़ लेता था, पहले वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक। दूसरी रात को सोने से पहले अगले दिन से जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसकी बुक निकालकर उसमें पेंसिल रखकर ही सोता था। स्टेप नंबर 7, एग्जाम से 3 दिन पहले मेन तैयारी शुरू करते हुए मैं अपना पूरा फोकस उसी सब्जेक्ट पे रखता था। पूरी बुक दोबारा पढ़ता था, पर इस बार अंडरलाइंड वर्ड्स पे खास ध्यान देते हुए। पेंसिल हाथ में ही रहती थी कि अगर कुछ और इंपॉर्टेंट मिल जाए तो उसे भी अंडरलाइन कर लूं। इन 3 दिनों में मैं साथ साथ खुद को टेस्ट करता रहता था, जैसे कि आंसर के ऊपर हाथ रख के खुद से आंसर सोचना, जिससे मुझे पता चलता था कि मुझे अभी क्या क्या भूल रहा है। अब कभी कभी 2 एग्जाम्स के बीच में 3 से ज्यादा दिन भी मिल जाते थे, तो मैं कई बार पूरा दिन रेस्ट भी कर लेता था।
या फिर हल्का फुल्का पढ़ लेता था, पर वो आखिरी 3 दिनों वाली मेहनत आखिरी के 3 दिनों में ही करता था। स्टेप नंबर 8, एग्जाम वाले दिन। एग्जाम के लिए घर से निकलने से पहले के 6 घंटों में मेरा ये रूटीन होता था। पहले 4 घंटों में मैं पूरी बुक के अंडरलाइंड वर्ड्स पढ़ता था, चाहे कितनी भी स्पीड से पढ़ूं, पर पढ़ता था। 5वें घंटे में 1 लीटर पानी पीता था। पानी H2O। इसका फायदा हमारे दिमाग से लेकर हमारे पेट तक हर ऑर्गन को होता है। और उसके बाद नहाना, तैयार होना। अगर पानी लास्ट में पियोगे तो एग्जाम के बीच में वॉशरूम जाना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। 6 घंटे में खाना है और उसके बाद बुक का रैंडमली कोई भी पेज खोलना है और उसकी अंडरलाइन चीजें पढ़नी है। फिर से बुक बंद करनी है, रैंडमली खोलनी है और जो पेज खुले उसकी अंडरलाइन चीजें पढ़नी है। जब तक घर से निकलने का टाइम ना हो जाए, इसी तरह से करते रहना है। मैं एग्जाम सेंटर एग्जाम से 30 मिनट्स पहले ही पहुंचता था, इससे पहले नहीं। जो फ्रेंड्स पढ़ाई में सीरियस हैं उनके पास चला जाता था। अगर वो रिवाइज कर रहे हैं तो देख लिया कि वो क्या रिवाइज कर रहे हैं, या उनसे पूछ लिया कि क्या इंपॉर्टेंट लगता है। सर्दियों में कई बार आंसर लिखते हुए हाथ नहीं चलते, सो एग्जाम से पहले ही हाथों की एक्सरसाइज करके तैयार रहता था। स्टेप नंबर 9, अब बारी आती है जब क्वेश्चन पेपर मिलता है और एग्जाम शुरू होता है। अब यहाँ मेरा तरीका कुछ लोगों की सोच से अलग हो सकता है, पर मुझे हमेशा मेरा तरीका ही सूट किया है। मेरा मानना है कि जब क्वेश्चन पेपर मिले तो एक नजर पूरे क्वेश्चन पेपर पे डाल लो। इसका फायदा क्या है? अगर तो आपको आखिर के क्वेश्चंस आते हैं तो आप शुरू के क्वेश्चंस में स्पीड पकड़ सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो। पर अगर आपको आखिर के क्वेश्चंस नहीं आते तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि जो आता है उसी में पूरा जोर लगा दिया जाए, ताकि कहीं से नंबर तो आए। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा होगा। इसीलिए मुझे मेरा तरीका ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। लोग कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर को उल्टा शुरू करना चाहिए, ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो। मुझे लगता है कि इस बात को भी आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। कोई थ्योरी में अच्छा है, कोई न्यूमेरिकल्स में अच्छा है, कोई सीधे सीधे आंसर्स ही दे सकता है और कोई पूरा एपिसोड लिख सकता है। मुझे हमेशा लगता है कि 15 मार्क्स वाले लंबे लंबे आंसर्स पहले करते हुए हम मेंटली थक जाते हैं। हैंड राइटिंग पे भी असर पड़ता है और एक लंबा चौड़ा आंसर लिखने के बाद भी यही लगता है कि अभी एक ही आंसर हुआ है। और दूसरी तरफ 10 छोटे छोटे क्वेश्चंस करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि आधी जंग जीत ली। और इसी ख्याल से एनर्जी भी बनी रहती है, माइंड भी फ्रेश रहता है और इन्हीं फैक्टर्स के कारण हम फिजिकली भी नहीं थकते। सो मैं हमेशा क्वेश्चन पेपर को नॉर्मल तरीके से ही आंसर करता था। हाँ, बस स्पीड बनाए रखता था ताकि कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना रह जाए। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर उल्टा पुल्टा लिख दिया तो कम मार्क्स आ जाएंगे, पर अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो वहां तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एग्जाम में कुछ और चीजों का भी ख्याल रखो, जिनमें से एक है हैंड राइटिंग। मैं बताता हूं क्यों। एग्जाम्पल लो कि अगर आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हो और आपका नेट स्लो हो जाए, वीडियो रुक रुक कर चलने लगे, तो आप जरा चिड़चिड़े से हो जाओगे। कई बार तो आप वीडियो को बंद करके फोन को पटक के कुछ और करने लग जाते हो। इसी तरह से आपकी खराब हैंडराइटिंग आपकी आंसर शीट चेक करने वाले को परेशान कर सकती है और वो परेशानी आपको महंगी पड़ सकती है। हर आंसर के साथ उसका क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखो। चेकिंग करने वाले को सोचना ना पड़े कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपका आंसर लॉन्ग है तो हर 5-6 सेंटेंसेस के बाद एक नया पैराग्राफ शुरू करो और हर पैराग्राफ को थोड़ी स्पेस देकर इंडेंट के साथ शुरू करो। अगर टाइम कम है तो चाहे एक्सप्लेन कम करो, पर पॉइंट्स कोई ना छूटें। सो अगर मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं तो आपने 14 के 14 लिखने हैं, चाहे उसकी एक्सप्लेनेशन छूट जाए। अगर कटिंग हो जाए तो इंक से काट काट कर रायता मत फैलाओ। जो वर्ड काटना है उसे पैरेंथेसिस में करके एक लाइन से काट दो। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जाम के लास्ट 2 मिनट्स में पेंसिल पकड़ो और सब हेडिंग्स को अंडरलाइन कर दो। स्टेप नंबर 10, एग्जाम के बाद चुपचाप घर वापस आ जाओ। ना किसी से डिस्कस करो कि कैसा हुआ, ना मार्क्स कैलकुलेट करो। ये सब चीजें रिजल्ट आने तक नींद खराब करती हैं और कुछ नहीं। एग्जाम से वापस आकर मैं अगले एग्जाम की तैयारी नहीं करता था। मैं सोता था, टीवी देखता था, खेलता था, पर पढ़ता नहीं था। और फिर सोने से पहले अगले एग्जाम की बुक
और पेंसिल पास में रख लेता था और फिर अगली सुबह से वही 3 दिन वाला रूटीन। याद रखना कि जिंदगी में हार का डर हमेशा आपको जिताएगा। यही डर आपके अंदर से आपकी जीत का फॉर्मूला निकालेगा। यही डर आपको सुबह 5 बजे उठकर पढ़ने के लिए जगाएगा और यही डर आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय।